Hey everyone, my name is Deepak Kumar. Welcome to the channel. Today we are going to design a system like S3 or Azure Blob Object Storage. S3 Object Storage basically service provided by Amazon AWS. Okay, and S3 stands for Simple Storage Service. SSS. Okay. Similarly, Microsoft provide Azure Blob Object Storage. Blob stands for binary, large object storage service. Okay, blob. These are a massively scalable object storage service used by millions of applications worldwide. So if you have ever wondered कि हम अपनी फाइल को किसी भी तरीके के डाटा को इन सर्विस पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज how we upload and access it from anywhere in the world securely, reliably, and instantly. So in this video we are going to design a system like this. Okay, so we'll try to see कि क्या क्या core components होते हैं and how we store the data and retrieve it and how we ensure the durability handles very large billions of files uploading, support features like TTL and versioning. Okay, so if we see the key features of Amazon S3, it's highly scalable, available and durable, right? मतलब हमें कितना भी या किसी भी तरीके का फाइल या डाटा स्टोर करना हो तो कोई मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है. S3 automatically scales to accommodate your storage needs without requiring any manual intervention, and it's highly available. So Amazon S3 claims कि 99.99% availability, so that right कि we can कभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को. And it's also durable, 99.11 times 9. So it provides a reliable and scalable way to store and retrieve the data from anywhere on the internet. So अगर हम बहुत हायर लेवल आर्किटेक्चर को समझे तो हमारे पास एक स्टोरेज सर्विस है, चाहे वो Amazon S3 हो या Microsoft Azure Blob Object Storage. सो जो यूज़र हम चाहते हैं कि हमारे पास चाहे कोई भी डाटा हो, ये जो फाइल है इसको हम इस सर्विस पे अपलोड कर दें. एंड ये सर्विस क्या करती होगी, कहीं ये अपने डाटा सेंटर पे अपलोड करके रख लेती हो, राइट? एंड वी कैन रिट्राइव दिस डाटा फ्रॉम एनीवेयर. सो बेसिकली गेट और पुट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, राइट? सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ सर्विस. जो भी हम अपनी सर्विस या एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जो हमारा नॉर्मल डाटाबेस है हम उसमें क्यों नहीं इस डाटा को स्टोर कर लेते हैं. जो भी हमारा एसक्यूएल या नो एसक्यूएल डाटाबेस है हम उसमें भी तो इस डाटा को परसिस्ट कर सकते हैं, वो भी तो ड्यूरेबल होगा. सो व्हाई वी नीड ऐसा कुछ सर्विस हमें अलग से प्रोवाइड करें. सो टू आंसर दैट, बेसिकली वी वांट अ सर्विस जहाँ पे हम अपने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को नॉर्मली बस स्टोर कर सकें. मीन्स चाहे कि वो इमेज फाइल हो या वीडियो फाइल हो या कोई भी टेक्स्ट और डाटा फाइल हो, हम उसको स्टोर कर सकें. अ वेरी लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वी वांट. वी डोंट वांट कि वो ऐसे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करे या जॉइंस को सपोर्ट करे, राइट? वी डोंट वांट एनी कंप्यूटेशन या इंडेक्सिंग सपोर्ट करे. इससे होगा क्या कि जो सर्विस है वो काफ़ी लेस कॉस्टली हो जाएगा, राइट? सो वी ओनली वांट कि जो हमारा सिस्टम हो वो स्केलेबल हो एंड रिलायबल हो, करेक्ट? सो जो Amazon S3 है या Azure Blob Object Storage Service है, these are designed to handle vast amount of data basically, right? And with high availability and scalability. और ये जो डाटा सेंटर है बेसिकली जो डाटा स्टोर होता होगा या तो एच डी डी
या एसडीडी में करते होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो हम की ऑपरेशंस को देखते हैं कि S3 क्या क्या सपोर्ट करता है। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज द बकेट क्रिएशन। सो हमें सबसे पहले बकेट बनाना होता है एंड इस बकेट के अंदर ही हम जो भी अपना डाटा होता है उसको स्टोर करते हैं और इसे हम रिट्राइव भी कर सकते हैं। A bucket is a container in S3 where you stores the file. Each bucket has a unique name and we must create bucket before uploading the files. Right. तो हम इसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज बोलते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है कि फाइल स्टोर्ड इन अ बकेट एंड इट इंक्लूड्स द फाइल डाटा जो एक्चुअल डाटा है एंड सम मेटा डाटा अबाउट इट, राइट। सो जब हम अपने डाटा को अपलोड करते हैं S3 पे, सो द फर्स्ट विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग इज़ टू क्रिएट अ बकेट, क्योंकि हम इसी बकेट में अपने डाटा को स्टोर करेंगे। तो जब भी हम बकेट बनाते हैं तो एक डाटाबेस में हम उसका मेटा डाटा को स्टोर कर लेते हैं कि क्या आईडी है, नेम, पॉलिसी, राइट। सिमिलरली जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना होता है बकेट में, सो वी क्रिएट टू टेबल्स बेसिकली। फर्स्ट उसका मेटा डाटा एंड द एक्चुअल डाटा जो होता है। इन द मेटा डाटा वी मेंटेन्स क्या आईडी है, किस बकेट में बेसिकली स्टोर है, ऑब्जेक्ट नेम, वर्जन, एक्सपायरेशन, एक्सेस कंट्रोल, राइट। एंड एक सेपरेट में हम इसका एक्चुअल बाइनरी डाटा स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम इसको रिट्राइव कर सके जब हमारे पास डाउनलोड की रिक्वेस्ट आएगी कि हमें जो है इस ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना है। सो वी नीड सम मेटा डाटा कि कहाँ पे है, कौन से बकेट में है, राइट। तो कौन सा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है टू डाउनलोड दैट। सो वी नीड दिस काइंड ऑफ मेटा डाटा। एंड ये जो ऑब्जेक्ट डाटा होता है, एक्चुअल डाटा, ये इम्यूटेबल होता है। ओके, एंड दिस इज म्यूटेबल। ये जो डाटा होता है कि किस बकेट में है या क्या वर्जन है। सो जब भी अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को वापस से अपलोड करेंगे तो ये इम्यूटेबल होता है, तो इसकी एक नई एंट्री क्रिएट होती है और यहाँ पे जो है मेटा डाटा में हम एक नए वर्जन की एंट्री क्रिएट कर देते हैं। एंड जो ओल्ड वर्जन होता है वो भी स्टोर होता है बेसिकली, राइट। एंड आप उसका जो है एक्सपायरेशन या टीटीएल वगैरह सेट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर स्टोरिंग दैट ओल्ड वर्जन ऑल्सो इन योर S3 तो उसका भी कॉस्ट हमें देना पड़ता है। सो बेसिकली हम इम्यूटेबल होता है और इसकी इंपॉर्टेंस हम बाद में समझेंगे कि क्यों बेनिफिट हुआ इसको इम्यूटेबल बनाना। सो लेट्स सी एक बार कोर कंपोनेंट्स क्या है सिस्टम्स के अंदर एंड एक यूज़र जर्नी का फ्लो कैसा रहता है। सो वी हैव अ मेटा डाटा सर्विस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मेटा डाटा एंड अ डाटा सर्विस जो कि डाटा को स्टोर करता है। तो जो हम डाटा स्टोर करते हैं टू मेक द अवेलेबिलिटी हाई, हमें उस डाटा का रेप्लिकेशन भी करना होगा, करेक्ट। रेप्लिकेशन अक्रॉस दी मल्टीपल स्टोरेज नोड, ताकि अगर एक स्टोरेज नोड अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे से हम उसको एक्सेस कर सके, राइट। सो बिफोर storing the object, the first thing is to create a bucket. User needs to create a bucket. So बेसिकली क्या होता है कि पहले हम वैलिडेट करते हैं जैसी रिक्वेस्ट आती है कि इस यूज़र को बकेट बनाने की परमिशन है या नहीं। इफ़ येस देन वी क्रिएट द बकेट एंड वी स्टोर द मेटा डाटा। आफ्टर दैट यूज़र कैन रेज अ बेसिकली रिक्वेस्ट टू स्टोर द ऑब्जेक्ट, पुट ऑब्जेक्ट, एंड वी वैलिडेट्स कि यूज़र के पास एक्सेस है क्या इस बकेट में राइट करने की या मॉडिफाई करने की। So if yes, then we uh, pass this request to data service, and data service is responsible for storing the actual data in the storing nodes and also कि replication करे उसका across the multiple availability nodes, right? And then to store the object related metadata in the metadata service. So ऑब्जेक्ट का मेटा डाटा हम मेंटेन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एज वेल एज द बकेट के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये किस बकेट में स्टोर है, राइट। एज वेल एज जो भी मेटा डाटा हो सकता है उसके बारे में, साइज, टैग्स जो भी यूज़र ने डाले हैं अपलोड करने से पहले, ऑल दी अदर इंफॉर्मेशन वी स्टोर। सो हम रेप्लिकेशन को एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सो वी आर सेइंग कि डाटा सर्विस का काम है कि एक्चुअल डाटा को स्टोर करना एंड रेप्लिकेट करना अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, सो दैट कि अगर कोई नोड अवेलेबल नहीं है ताकि दूसरे नोड से हम डाटा को ले सकें। क्यों? ताकि इससे हमारा सिस्टम जो है एक्सेसिबल बढ़ जाएगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, राइट, डाटा की यूज़र को। बट रेप्लिकेशन करने से ऐसा तो नहीं हो रहा कि लेटेंसी बढ़ जा रही है अपलोड एपीआई की।
क्योंकि जब तक वो मल्टीपल नोड्स में रेप्लिकेट ना हो जाए तब तक यूज़र गेट नहीं कर सकता उस डाटा को, राइट। कि यूज़र अगर गेट करने की ऑपरेशन देगा तो ऐसा हो सकता है कि डाटा जो फाइल थी जिसको उन्होंने स्टोर करा था वो एक नोड में तो स्टोर हो गया हो, बट डाटा सर्विस अभी जो है रेप्लिकेट कर रहा है मल्टीपल नोड्स में, इसकी वजह से यूज़र गेट नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सिस्टम की लेटेंसी बढ़ गई। सो सो बेसिकली राइट एंड रेप्लिकेशन जो है ना, ये भी एक ट्रेड ऑफ है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम का, कि वी कैन आइदर राइट द डाटा टू जस्ट वन नोड अभी के लिए एंड रिप्लाई द यूज़र राइट अवे विच इज़ फास्टर, बट थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इफ द रेप्लिकेशन फेल्स लेटर। कि हमने सोचा कि एक नोड में लिख लेते हैं, एक नोड में जैसे ही राइट सक्सेस हुआ हम यूज़र को बेसिकली रीड का एक्सेस दे रहे हैं कि इसमें तो राइट हो गया, तब तक यूज़र अगर रीड की रिक्वेस्ट कर भी रहा है तो वो इस नोड से मिल जाएगा एंड विल रेप्लिकेट पैरेलली या लेटर। बट व्हाट इफ दिस रेप्लिकेशन फेल्स, तो कभी ऐसा एक मोमेंट आएगा कि जब ये नोड डाउन है और जब ये यूज़र गेट करेगा तो उसको डाटा नहीं मिलेगा। तो एक्सेसिबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया हमारी सर्विस का, राइट। सो ये एक ट्रेड ऑफ है कि हम सिस्टम को हाईली एक्सेसिबल बना दें इंस्टेंटली, या थोड़ा सा लेटेंसी पे हम ट्रेड ऑफ ले सकते हैं, राइट। और वी कैन वेट अंटिल द डाटा इज पार्शियली और फुल्ली कॉपीड to other nodes before responding, which is safer, I believe, but at some delay, right? तो ये सिस्टम डिज़ाइन करते समय थोड़ा सा हमें ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा कि कैसे हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कि पार्शियली एटलीस्ट कॉपी कर लिया जाए या इंस्टेंटली अवेलेबल बनाया जाए एटलीस्ट यूज़र के लिए। सो दैट डिपेंड्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं हाउ दैट इज़ गेटिंग स्टोर्ड इन द S3 स्टोरेज नोड्स। सो वी अंडरस्टूड कि ये जो स्टोरेज सर्विस है, जो भी हम फाइल या डाटा स्टोर करते हैं, ये एक लेट्स से एक डाटा सेंटर पे स्टोर कर लेता है, राइट। एंड ये बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD में करते होंगे। सो इफ वी सी कि हाउ डू वी राइट, तो बेसिकली होता क्या है कि डिस्क ब्लॉक फॉर्म में हम रीड या राइट करते हैं। व्हाट इज डिस्क ब्लॉक? सो दिस इज द disk block, this is the minimum unit of disk basically which we can perform the read and write, and usually जो इसका space होता है that is 4 kilobytes. So the main problem is कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ जाए ऐसे स्मॉल फाइल स्टोर करने का, लेट्स से कि 1 किलोबाइट, तो होगा क्या, हम इस ब्लॉक के अंदर 1 किलोबाइट में फाइल स्टोर कर लेंगे, बट जो ये 3 किलोबाइट है ये वेस्ट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इसमें ये 3 किलोबाइट वेस्ट हो जाएगा। सो ये जो डिस्क ब्लॉक फॉर्म में अगर हम राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी सस्टेनेबल, राइट। सो द एफिशिएंट सॉल्यूशन इज यूज राइट अहेड लॉग। So all the incoming objects are appended to a large file WAL just like writing in a notebook. मतलब कि अगर ये हमारे पास डिस्क है तो इन अ फॉर्म ऑफ जैसे नोटबुक में हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं ना, वैसा कुछ कि एक फाइल 1 है जिसका साइज़ है 2 किलोबाइट, ये हमने स्टोर कर लिया। फाइल 2 है जिसका 1 किलोबाइट स्पेस है। तो ऐसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम इसको स्टोर करते गए। तो ये काफ़ी एफिशिएंट तो है, राइट। बट यहाँ पे अगर हम देखें रीड करना हो तो दैट इज़ अ चैलेंज। यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा हमें फाइल एक्स रीड करना है विच इज़ स्टोर्ड इन दिस ब्लॉक, तो हम इस ब्लॉक को हम लोड करते हैं, स्कैन करते हैं या जो भी कंप्यूट करना है, उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देते हैं कि ये रहा इस फाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा, राइट। बट हेयर टू एक्सेस दैट वी डेफिनेटली नीड टू मेंटेन सम मेटा डाटा, कि ये जो फाइल 1 है ये इस बेस एड्रेस से इतने साइज़ का है ना, क्योंकि अगर हमें बेस एड्रेस पता हो और उसका साइज़ पता हो तो वी कैन बेसिकली कंप्यूट कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक फाइल 1 का डाटा है, फाइल 2 यहाँ पर है, ऐसा ऐसा करके। एंड वंस जो भी इस फाइल की लिमिट होती है, लेट्स से कि 2 GB, सो वी मार्क इट एज अ क्लोज एंड वी मेक इट ओनली अवेलेबल फॉर द रीड। वी कैन नॉट राइट इट, एनी नया कुछ अपेंड नहीं कर सकते इस फाइल के अंदर, ओके। सो बेसिकली दैट मेक्स जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है इम्यूटेबल, राइट। सो वी अंडरस्टूड कि जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल ऑब्जेक्ट डाटा होता है दैट इज इम्यूटेबल, बट उसका मेटा डाटा is mutable. So because of this reason, to use this efficient solution for writing the data, कि जब उसका पूरा स्पेस पूरा हमने फाइल सारे लिख लिए हैं और साइज लिमिट
जितनी भी फाइल की है 2 GB रीच हो चुकी है, सो वी कैन ओनली रीड फ्रॉम दैट फाइल, वी कैन नॉट राइट इट। सो इससे होता क्या है कि अगर यूज़र वापस से अगर सेम डाटा अपलोड कर भी रहा है, तो हम वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट दैट फाइल डाटा, राइट। हम क्या कर सकते हैं कि हम उसका एक नया वर्जन इसी फाइल में अगर स्पेस है तो, या फिर नए फाइल में जो भी है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल्स डाटा विद अ न्यू वर्जन। हम उसका एक नया वर्जन करके और सेम फाइल का डाटा वापस से स्टोर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पुराना डाटा का, जो पुराना वर्जन का डाटा था वो भी स्टोर्ड है अंटिल कुछ तरीका ना लगाया गया हो डिलीट करने का। सो अगर वो अगर वो रह रहा है सिस्टम के अंदर, सो दैट इज ऑल्सो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, दैट वी डिस्कस, राइट। सो इस WAL फॉर्म में जो हम राइट कर रहे हैं, दैट हैज सिंप्लीफाइज द स्टोरेज मैनेजमेंट, राइट। बट थोड़ा सा एक्सेस करने में ये चीज़ जो आप समझ रहे हो कि हमें मेटा डाटा रखना पड़ेगा टू एक्सेस इट। डिस्क ब्लॉक में तो सिंपल होता है कि हम इस डिस्क ब्लॉक में हैं, उसको रीड किया एंड रिटर्न कर दिया, बट हियर वी नीड अ मेटा डाटा टू गेट दैट जो भी क्वेरी है उस फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड वी कैन नॉट अपडेट द डाटा। एक बार हमने राइट कर दिया और वो क्लोज हो जाता है बेसिकली, वी जब भी वो फाइल साइज रीच हो जाती है मैक्सिमम जो भी लिमिट है, सो वी मार्क्ड इट कि भाई अब सिर्फ रीड हो सकता है। तो जब भी कोई यूज़र रीड करने के लिए देता है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का डाटा चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट नेम है उनका, तो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग हम मेटा डाटा फेच करते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे है, तो वी जस्ट रीड इट एंड रिटर्न इट। वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस डाटा एंड दिस मेक्स दिस ऑब्जेक्ट डाटा इम्यूटेबल। सो ये मैंने शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दिया कि रिट्राइव द ऑब्जेक्ट, तो वी नीड टू मेंटेन ऑब्जेक्ट मेटा डाटा, नेम, ऑफसेट क्या है, साइज, WAL फाइल आईडी कि कौन सी फाइल में है, क्या ऑफसेट है। ऑफसेट बेसिकली वी कैन से कि अगर ये फाइल है तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या साइज है, सो ये फाइल जो है यहाँ पे हमें मिल सकता है इस WAL फाइल आईडी में, राइट। सो वी कैन क्रिएट दिस मेटा डाटा। So why S3 treats objects as immutable? So making objects immutable makes our system faster and safer. So we understood कि जो भी हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, वी आर राइटिंग दैट इन अ सीक्वेंसली इन WAL फाइल। कि लेट्स से हमारे पास रिकॉर्ड ए है, डाटा ए, तो हमने ये फाइल ए स्टोर कर ली, रिकॉर्ड बी, रिकॉर्ड सी, तो हम ऐसे सीक्वेंसली फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो देर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन द फाइल कि हम उसको एक्सपैंड या श्रिंक कर सके उस रिकॉर्ड को, कि इवन डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द अ फ्यू बाइट्स वुड रिक्वायर री राइटिंग द होल एंटायर फाइल आफ्टर दैट पॉइंट, राइट। कि लेट्स से इस फाइल के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स भी अगर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, सो वी नीड टू री राइट द एंटायर फाइल आफ्टर दैट पॉइंट, which defeats the purpose of WAL. So rewriting or inserting data in the middle would break the alignment and requiring a full rewrite or compaction. And if we allow कि जो डाटा है वो अपडेट और मॉडिफाई हो सके, then it will lead to have the race condition related problems, and also it will degrade the performance of the system as appending is order of constant time लेगा, but rewriting will take order of n time। कि अगर हमें कल को नया फाइल अगर अपेंड करना है, सो जहाँ पे भी रिकॉर्ड सी खत्म हो रहा है उसके आगे वो बाइट हम अपेंड कर देंगे न्यू फाइल का, बट री राइटिंग विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ऑल्सो immutability guarantees the durability, that once a record is written it's never mutated, ensures the safety of the data. And if the system allows in place rewrite or update, then the system would become expensive, unsafe एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो हमें मेन चैलेंज एनकाउंटर होगा इसमें while reading the data from WAL file, as we are storing the data in continuous form, so we need to maintain a metadata table which ensures कि जो फाइल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ऑफसेट, एज वेल एज द लेंथ कि कितने बाइट डाटा इन्होंने स्टोर कर रखा है। सो अगर हमें फाइंड करना हो, सो वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफसेट एज वेल एज द लेंथ कि यहाँ से अगले 100 बाइट्स जो है ये रिकॉर्ड बी है, सो वी कैन रीड इट लाइक दिस। और अगर हम कोई फाइल रीराइट कर रहे हैं,
So we'll append that data, the updated data record b dash, and we'll create the entry for this updated file with the offset and length. And we have a latest version attribute as well, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री लेटेस्ट है, एंड विल रीड दैट फाइल. दिस बेसिकली स्टेट्स reader to jump to byte 320 directly. So from this 320, the next 120 bytes contains record b updated data or latest data. So storing data in this way makes our system faster and safer. सो नाउ वी हैव डिज़ाइंड अ सिस्टम जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. बट नाउ द इंटरव्यूअर कैन आस्क कि ठीक है सिस्टम तो बन गया, बट हाउ विल मेक आवर सिस्टम फास्ट बेसिकली, राइट? कि जैसे जैसे यूज़र बढ़ जाएगा या फिर साइज़ जो हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ लाइक नो बिलियंस ऑफ रोज बन जाएंगे, काफ़ी डाटा फाइल आ जाएगा, देन सिस्टम स्लो हो जाएगा. सो हाउ विल मेक द सिस्टम फास्ट, लो लेटेंसी? सो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा कि हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो क्वेरी है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, राइट? सो वन ऑप्शन इज़ कि हम जो बकेट आईडी है उस पर स्टार्ट कर ले. तो उससे होगा क्या कि लेट्स से कि ये बकेट वन, बकेट टू. तो अगर हम बकेट आईडी के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी बकेट वन का फाइल है, जो डाटा है, दैट विल बी इन द सेम शार्ट, लेट्स से S1 और S2 में, राइट? तो इससे ये हो जाएगा कि जो लोड है वो काफ़ी अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है बकेट वन के अंदर जो यूज़र जिन्होंने डाटा स्टोर कर रखा है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा डाटा है जो बहुत ही ऑपरेशनल है, और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स है, एंड S2 पे बहुत ही कम लोड है. तो अगर हम बकेट आईडी पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है ये, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि एक शार्ड के ऊपर पॉपुलर डाटा हो या ज़्यादा नंबर ऑफ फाइल्स हो उस बकेट के अंदर, तो उस शार्ड को ये ओवरलोड कर सकता है. सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कि हम ऑब्जेक्ट आईडी पे कर लेते हैं, राइट? कि जो भी हम इस बकेट के अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, राइट, ऐसे स्टोर कर रखा होगा. ये यूज़र हो सकता है सेम यूज़र का हो, अलग यूज़र का भी हो. इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड. सो वी आर सेइंग कि बकेट पे ना करके, क्योंकि हमें बकेट के इनसाइड की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके इनसाइड में कैसा डाटा है, पॉपुलर है, कितना ज़्यादा है, कौन सा. तो इसकी वजह से अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, सो वाई वी नॉट क्रिएट शार्ड ऑन द ऑब्जेक्ट आईडी. सो ऑब्जेक्ट आईडी पे अगर हम शार्ड क्रिएट करते हैं बेसिकली, राइट, ऑब्जेक्ट आईडी, इससे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था लोड का जब हम बकेट आईडी पे क्रिएट कर रहे थे वो तो रिजॉल्व हो जाएगा. बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि लेट्स से जब भी डाउनलोड का रिक्वेस्ट आता है तो जो भी फाइल होगी या जो ऑब्जेक्ट होगी ये किसी एक बकेट में होगी, राइट? इस बकेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट होगा. तो जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है इस ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करने के लिए, तो ये हमारे पास की पैरामीटर्स आते हैं कि इस बकेट का ये ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें डाउनलोड करना है, राइट? सो बेसिकली ये भी जो है, अगर हम शार्ट जो है ऑब्जेक्ट आईडी पे सिंपली क्रिएट करते हैं तो वो भी एक जो है लेटेंसी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं कर रहा है, राइट? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट आईडी पे क्रिएट कर दिया, बट टू डाउनलोड वी दे द लाइक द रिक्वेस्ट has bucket name and object name, right? So we don't know which shard to search. We might have to query all the shards, which is slow, which makes the system slow. So the best solution is use a composite starting key कि bucket name plus object name हम एक create करके and उसको हम shard बना लेते हैं. So we can directly locate the shard, and इससे लोड भी काफ़ी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव दी ऑब्जेक्ट नेम और ऑब्जेक्ट आईडी, राइट? सो लुकअप काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा. सो ओवरऑल अगर हम डाउनलोड फ्लो देखें यूज़र का, तो यूज़र जो है रिक्वेस्ट देता है बेसिकली बकेट और प्लस नेम का, जो भी उसका ऑब्जेक्ट नेम है कि हमें ये डाउनलोड करना है. सो हमने शार्ड क्रिएट कर रखा है इसके ऊपर. सो फ्रॉम दिस शार्ड वी कैन डायरेक्टली गेट दी ऑब्जेक्ट आईडी, एंड ऑब्जेक्ट आईडी से हम डाटा स्टोर पे डायरेक्टली क्वेरी करके रिटर्न कर सकते हैं वो फाइल. ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ वी इंश्योर कि डाटा जो है कोई चेंज नहीं हुआ है जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट करते समय डाला था, एंड व्हाट ही इज़ गेटिंग, राइट, वाइल डाउनलोडिंग या
एक्सेसिंग इट. सो हाउ डू वी इंश्योर कि जो भी हमने स्टोरेज सर्विस पे फाइल स्टोर करी थी, राइट, जो रिट्राइव कर रहे हैं वो सेम ही है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू क्रिएट अ चेकसम और हैशिंग, कि जब भी हम फाइल अपलोड कर रहे हैं ना, उसका हम एक चेकसम क्रिएट कर ले, और हम उसको जब हम रिटर्न कर रहे हैं तब भी हम उसको रिकम्प्यूट करके वेरीफाई करें कि जो भी हमने चेकसम बनाया था, राइट, क्या वापस से वही बन रहा है. नहीं, इफ़ नॉट, देन इट मीन्स कि कुछ तो चेंज आया है जो फाइल हमने डाटा स्टोर करा था और जो वापस से हम डाउनलोड कर रहे हैं. एंड वी नीड टू इंश्योर दिस ऑल्सो वाइल रेप्लिकेटिंग द डाटा, कि ऐसा ना हो कि नोड 1 में और नोड 2 में जब हम रेप्लिकेट कर रहे हैं तो देर इज सम फाइल चेंज और कुछ फाइल ऑल्टर ना हो कोई भी डाटा. सो वहाँ पे भी हमें ये ऑल्ट्रेशन बेसिकली हमें ये चेक लगाना पड़ेगा कि जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअल जो भी यूज़र ने स्टोर करने के लिए दी है. एंड दूसरा, हमारा जो सिस्टम है, ऑब्जेक्ट जो हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ इम्यूटेबल. सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस कि जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो ऑल्टर ना हो. क्योंकि अगर हमने डाटा एक बार स्टोर कर लिया, सो नाउ नो वन कैन लाइक मॉडिफाई इट. अगर वापस से कोई सेम फाइल अगर आती भी है अपलोड करने के लिए तो उसका हम नया वर्जन क्रिएट कर रहे हैं. वी आर नॉट मॉडिफाइंग एनीथिंग टू द स्टोर्ड डाटा. सो उससे क्या हो रहा है कि ऑल्टरेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जा रहे हैं, राइट. दिस प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल और मेलिशियस चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग डाटा. एंड थर्ड, द वर्जनिंग, जो अभी हमने कहा कि जब भी हम सेम डाटा सेम फाइल को स्टोर कर रहे हैं तो हम नए वर्जन में स्टोर कर रहे हैं, पुराने वर्जन में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट, इंश्योरिंग नो लॉस और अनइंटेंडेड ओवरराइट. फोर्थ इज रेप्लिकेशन विद इंटीग्रिटी चेक्स. ये हमने डिस्कस करा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने इंश्योर तो कर लिया कि जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है उसका चेकसम और जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं उसका चेकसम वाइल स्टोरेज दैट इज सेम. इट मीन्स कि फाइल में कुछ ऑल्टर नहीं हुआ स्टोर करते समय और रिट्राइव करते समय भी, बट रेप्लिकेशन करते समय हमारे सिस्टम में कुछ ऑल्ट्रेशन हो गया एंड नाउ जब यूज़र ने रिक्वेस्ट करा वो उस नोड से रिक्वेस्ट सर्व हुई और वो ऑल्टर डाटा था कुछ. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी नीड टू इंश्योर कि जो भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं इज एक्चुअली द ओरिजिनल डाटा, राइट. नाउ कि जो स्टोरेज सर्विस है, हाउ दे सपोर्ट लार्ज फाइल अपलोड, राइट. क्योंकि कई कई फाइल जो होती है वो काफ़ी जीबी टीबीज में होती है, एंड S3 जो है सिंगल ऑब्जेक्ट अप टू 5 TB सपोर्ट करता है, राइट. तो मेन प्रॉब्लम इज़ कि जब इतने बड़े बड़े फाइल और डाटा को अगर हम अपलोड कर रहे हैं सिस्टम में तो सिस्टम काफ़ी स्लो हो सकता है, राइट, एरर प्रोन एंड अनरिलायबल हो सकता है 5 TBs का डाटा अगर हम स्टोर करने लग जाए तो. सो टू टैकल दैट, इंस्टेड हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट सिंगल फाइल वी स्प्लिट द फाइल इनटू स्मॉलर पार्ट्स चंक्स फॉर्म में एंड अपलोड दैम पैरेलली. ठीक है, इसको हम मल्टी पार्ट अपलोड बोलते हैं. सो नेक्स्ट डिस्कशन जो है यहाँ पे आ सकता है हमारा कि हाउ वी लाइक सिस्टम कैन सपोर्ट सच लार्ज टाइप ऑफ फाइल अपलोड. सो मल्टी पार्ट अपलोड बोलते हैं इसको. सो बेसिकली टू इनिशिएट द अपलोड, क्लाइंट सेंड्स मल्टी पार्ट अपलोड रिक्वेस्ट टू S3. तो हमारे पास एक आईडी क्रिएट हो जाती है टू ट्रैक दैट प्रोसेस, राइट. एंड हम क्या करते हैं फिर, बेसिकली जो भी लार्ज फाइल थी उसको हम स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, कि एक लार्ज फाइल को स्मॉल पार्ट्स में, एंड इसको हम पैरेलली प्रोसेस कर देते हैं, राइट, इंडिपेंडेंटली. ठीक है. जब कंप्लीट अपलोड हो जाता है तो S3 जो है snitches the part together in order to form a final object basically, and we can directly retrieve this. जो भी मल्टी पार्ट ऑब्जेक्ट था हमें कोई अलग से इनपुट या कुछ अलग से कुछ हमें मैनुअल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. S3 simply supports this feature, just a regular object in S3, and we can directly download it. Now, हाउ टू सपोर्ट ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपायरेशन TTL, कि जो भी हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, अगर ये लेट्स से कि स्टोरेज सिस्टम है हमारा, सो
नाउ द थिंग इज कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है स्टोर कर रहे हैं, तो वी शुड हैव सम एक्सपायरेशन रिलेटेड लॉजिक ऑल्सो। नहीं तो ऐसा कैसा हुआ कि बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर होता जाएगा हमारा सिस्टम में, एंड इवन यूज़र के लिए जो अनवांटेड डाटा है या फिर राइट जो ओल्ड वर्जन्स है वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, तो वो भी कॉस्ट बढ़ाता जाएगा उनका। सो वी वांट कि कुछ तो हमारे पास टीटीएल टाइप का एक एक्सपायरेशन लॉजिक हो, जिससे हम जो भी अनयूज डाटा या जो पुराने डाटा है उसको डिलीट कर सके, राइट। So Amazon S3 supports automatic deletion via live configuration rules. We can directly configure कि configuration rule कि जो भी TTL है we can set कि जो expire object है 30 days after the creation और expire the objects on a specific date. So we can directly create a life cycle policy similar कि ऐसा कि इस बकेट के अंदर जो भी इस फाइल के अंदर है वो एक्सपायर हो जाए 30 डेज के बाद। सो S3 विल ऑटोमेटिकली डिलीट द ऑब्जेक्ट्स मैचिंग द रूल आफ्टर 30 डेज। एंड सिमिलरली एक तरीके से जो S3 सपोर्ट कर रहा है, अगर इसको डिज़ाइन करना है कहा जाए कि कैसे हम सपोर्ट करेंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रॉन जॉब, राइट। कि हम जो है जब भी कोई बकेट या फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो हैव द पॉलिसी कि क्या टीटीएल आपको सेट करना है फ्रॉम द यूज़र, और ओल्ड वर्जन अगर हो तो क्या सपोर्ट करना है, एंड वी कैन क्रिएट अ क्रोन जॉब जो कि चेक करेगा एंड विल डिलीट दैट डाटा जो भी बेस्ड ऑन जो भी हमने लाइव उसकी साइकिल बनाई है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ टू एफिशिएंटली पेजिनेट ऑब्जेक्ट लिस्टिंग्स फ्रॉम द शार्टेड डाटाबेस। सो लेट्स से कि यूज़र जो है एक रिक्वेस्ट डालता है कि मेरे बकेट से, लेट्स से उनका बकेट है माई बकेट, एंड उन्होंने फ़ोटोज़ नाम की एक गैलरी बना रखी है, फ़ोटोज़। इसके इनसाइड बहुत सारी इमेजेस फाइल है, राइट। सो हाउ टू रिट्राइव ऑल दिस फाइल्स, राइट, एफिशिएंटली। सो पेजिनेटेड एपीआई करके जो टेक्निक है विल यूज दैट। सो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि ऑफसेट और पेजिनेटेड एपीआई बेसिकली। सो फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पेजिनेटेड एपीआई क्या करता है कि हम किसी एट्रीब्यूट पे, लेट्स से ऑब्जेक्ट आईडी हो गया या लास्ट क्रिएटेड, बेसिकली क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प पे क्या करेंगे कि हमें वो डाटा रिटर्न करके दे दो जिसका क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प लास्ट वाले से ज़्यादा हो। सो फर्स्ट लेट्स से कि यहाँ तक रिटर्न हुआ, सो वील स्टोर दिस वैल्यू। फिर अगली बार में क्योंकि क्रिएटेड एट ग्रेटर देन लास्ट, तो हमने लास्ट यहाँ तक कर रखा है, तो नेक्स्ट टाइम वो यहाँ से यहाँ रिटर्न करके देगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ। तो ऐसा कुछ कर्सर बेस्ड पेजिनेटेड एपीआई हम बेसिकली रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, राइट। सो हेयर वी आर थिंकिंग कि हम क्या करेंगे, हाँ, कि हम क्या करेंगे कि पेजिनेटेड टेक्निक यूज़ करेंगे ऑन ऑब्जेक्ट की। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हमने अभी देखा था कि हम जो शार्ड कर रहे हैं ना वो ऑब्जेक्ट की पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की होगा फोटोज़ के अंदर कि ये ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट आईडी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। सो वी कैन क्रिएट यहाँ पे कर्सर कि इस ऑब्जेक्ट पे कि पहले ये 3 रिटर्न हुआ, नाउ वी हैव कर्सर हेयर इन द नेक्स्ट टर्न हम क्या करेंगे कि इससे बड़े वाले हमें चाहिए। सो यहाँ से यहाँ तक रिटर्न हो जाएगा, फिर इससे बड़े वाले स्कैन करके हम रिटर्न करते जाएंगे। और जो ऑफसेट तरीका होता है उसमें क्या होता है, ऑफसेट में क्या होता है कि हमें बार बार स्कैन कर रहा होता है, तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन था ना ये वेस्ट जा रहा होता है टू गेट द नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स। कर्सर में क्या होता है कि हमें बार बार स्कैन नहीं करना होता है कि हमने यहाँ से यहाँ रिटर्न कर दिया, तो अब हमें उसके बड़े चाहिए, तो उसके नेक्स्ट टाइम वाले ही बेसिकली हम पिक कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट, यूजिंग शॉर्ट की। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम डायरेक्टली पेजिनेटेड एपीआई टेक्निक यूज़ करते हैं ना ऑब्जेक्ट की, कि हमारी जो शार्डिंग है वो ऑब्जेक्ट की पे नहीं है, which makes this system, this paginated API system, a little costly, right? So now, efficiently solution can be कि shard aware listing, कि पहले ही हम अवेयर हो जाएं कि किस किस शार्ट में उस यूज़र का जो है ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमने क्या करा था, बकेट प्लस ऑब्जेक्ट के की पे बेसिकली दिस कंपोजिट की पे हमने इसको शार्ट किया था, करेक्ट। सो बेस्ड ऑन हमने क्या करा था, राइट, कि हमने जो शार्डिंग क्रिएट करी थी बकेट और ऑब्जेक्ट की पे करी थी। सो वी कैन डिटरमाइन कि इस बकेट का ऑब्जेक्ट जो है किस किस शार्ड में हो सकता है, ऐसा कुछ हम मेटा डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पैरेलली वी कैन कंप्यूट जो भी डिफरेंट शार्ड्स हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस बकेट हमें वो सारा डाटा दे दो, तो इधर से ये डाटा आ गया और इधर से डाटा आ गया, राइट। एंड वी कैन यूज़ के मर्ज केवे मर्ज एल्गोरिदम। केवे मर्ज एल्गोरिदम सिंपली क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल sorted data है, तो if we want to build a single set of data from this, so guys I hope कि आपको
थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि हाउ दिस ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम वर्क्स. सो थैंक यू गाइस.